एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। गाइस, आज की जो मैं वीडियो बना रहा हूँ कनाडा की जो वीज़ा की जो चेक लिस्ट है उसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट मालूमात भी देना चाह रहा था और आपको बताना भी चाह रहा था कि किस तरह से आप लोग एक अपनी पूरी फाइल बना के अपना विजिटर वीज़ा खुद ही अप्लाई कर सकते हैं थ्रू ऑनलाइन। सो वीडियो शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो आपको टाइम टाइम बदल सके। सो गाइस, आज इस वीडियो में मैं डिस्कस कर रहा हूं कि वो चेक लिस्ट जो कनाडा के लिए 2024 में रहने वाली है और आपको बहुत सपोर्ट करने वाली है जब आप अपनी फ़ाइल खुद लगा रहे हैं या आप अपनी फ़ाइल खुद अप्लाई कर रहे हैं कनाडा विजिट। उसमें आपके पास एक अदद तस्वीर होनी चाहिए जो कि कैनेडियन स्पेसिफिकेशन के हिसाब से हो, जो उस पर डायमेंशंस होती हैं वो उसके हिसाब से पिक्चर्स ली हुई हो और एग्जैक्ट पिक्चर आपने ली हुई हो। ऐसा नहीं हो कि आपने वो 6 महीने या 8 महीने या 1 साल पुरानी वाली पिक्चर आप डाल रहे हैं। कोशिश करें जब आप अप्लाई करने जा रहे हैं तो उससे पहले कुछ 5-6 दिन पहले वो एक पिक्चर आप अपनी खिंचवा लें। उसके बाद आपकी पासपोर्ट जो वैलिडिटी होनी चाहिए वो तकरीबन 1 साल से ऊपर होगी तो सही रहेगा, क्योंकि अगर आपका वीज़ा लगता है तो आपको जितना भी आपका पासपोर्ट की वैलिडिटी होगी उसके ऊपर आपको वीज़ा ग्रांट होता है कनाडा के लिए। तो आप कोशिश करें अगर एक तरीके से नया पासपोर्ट ही दे दें तो आपका 5 साल का वीज़ा या 10 साल का वीज़ा लग जाएगा। पाकिस्तान पे 5 साल का वीज़ा दिया जाता है और इंडियंस को 10 साल का वीज़ा दिया जाता है। और कैसे होता है तो नंबर 3 डॉक्यूमेंट्स जो है आपका वो आपने सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट आपकी फ़ाइल में जो होता है वो होता है आपका प्रोफाइल, कि आप हैं या क्या बिज़नेस करते हैं या आपकी क्या इनकम आती है या क्या आपके एक्सपेंसेस हैं आपकी कंट्री में या आप जहाँ पर रह रहे हैं। जैसे दुबई में है तो आपके दुबई में कितने खर्चे हैं डेली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे, तो वो सारी कैलकुलेशन उस बैंक स्टेटमेंट में होनी चाहिए। और जहाँ आप जॉब करते हैं या बिज़नेस करते हैं उसके प्रॉपर डॉक्यूमेंट आपके वो होने चाहिए। प्रॉपर से मेरी मुराद ये होती है कि 1 नंबर होने चाहिए। बहुत सारे लोग ये 2 नंबर डॉक्यूमेंट्स बना के, उनको नहीं पता होता बेचारों को, ये एजेंट बनवा के वो लगा देते हैं और वो लोग अप्लाई कर देते हैं, तो उसके लिए उनका केस रिजेक्ट हो जाता है। तो बैंक स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंक स्टेटमेंट को आप कम से कम अगर अप्लाई कर रहे हैं, दुबई से मैं एग्जांपल देता हूं आपको, तो तकरीबन 20 से 22 हज़ार आपके अकाउंट में मौजूद हो और ट्रांजैक्शन हो रही हो, तो वो आपका एक हैंडसम अमाउंट रहेगा जिसमें आप कनाडा में जाके खर्चा भी कर सकते हैं और रह भी सकते हैं और अपना टिकट और जो भी एक्सपेंसेस आपको आएंगे वहाँ पर आप वो बेयर कर सकते हैं उस अमाउंट के साथ। तो उसके बारे हैं कनाडा किस बेस के ऊपर जा रहे हैं। अगर आप टूरिज्म करने जा रहे हैं तो आपका ट्रैवल प्लान बहुत ज़रूरी होना चाहिए और वो डेट वाइज होना चाहिए, टाइम टू टाइम होना चाहिए और हर चीज़ उसमें कैटेगराइज करके लिखी हुई हो। मतलब एक अच्छा सा प्रेजेंट करें आप। जैसे अगर आप कोई ऑफिस में कोई मीटिंग में जा रहे हैं, आपने कोई प्रेजेंटेशन देनी है, तो आप कोशिश करेंगे कि आप अच्छी प्रेजेंट दें, आप अच्छे से बताएं उनको कि उनको समझ आए। तो ऐसी ही इमिग्रेशन का भी निज़ाम है। अगर आप जब तक उनको समझाएंगे नहीं तो उनको समझ नहीं आएगा कि आप ये किस लिए जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। तो ट्रैवल प्लान भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा अगर आप किसी से इनविटेशन लेटर मंगवा रहे हैं तो वो इनविटेशन लेटर जेन्युइन होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए, फेक नहीं होना चाहिए। फेक होगा तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। हो सकता है आपका वीज़ा वहीं रिजेक्ट हो जाए या आपको एयरपोर्ट से वीज़ा लगने के बाद भी भेज सकते हैं अगर आपके पास फेक इनविटेशन है और जो इनविटेशन आपके पास है उसकी आपके पास डिटेल्स नहीं है या कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है या घर का एड्रेस नहीं है, तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम बन सकती है। तो कोशिश करें अगर आपके पास नहीं है तो आप सिंपली टूरिज़्म के लिए अप्लाई करें। उसके लिए आप अपनी होटल की रिजर्वेशन करें, कंफर्म नहीं करें, सब डमी बनती हैं, डमी ही लगाते हैं। और फ़्लाइट बुकिंग करें, वो भी डमी लगती है, वो भी हो जाती है। ये सारी चीज़ें आपने प्रॉपर करनी है। तो मैंने काफ़ी सारी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी जो कनाडा के लिए 2024 की जो मैंने चेक लिस्ट बताई है आपको, इससे रिलेटेड अगर आपके दिमाग में कुछ है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, तो मैं आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगा उसका। बाकी जितना मैक्सिमम इसको मैं समराइज़ कर सकता था मैंने किया। सो आज की वीडियो में मैं समझता हूँ आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ आए होंगी, काफ़ी सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हुए होंगे। तो आज की वीडियो में गाइस इतना ही। फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। अंटिल देन अस्सलाम वालेकुम।